अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे बख्त, जिसकी राइटर है मेहरुन्निसा। आइए बढ़ते हैं नावल की तरफ। हियर वी गो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे सख्त नफरत है। तुमने जो कुछ किया, इस अमल से तुमने मेरे दिल में अपनी इज्जत और अपनी मोहब्बत खत्म करवा दी। तुम एक बदकिरदार लड़की हो और शम्स सुल्तान को बदकिरदारों से सख्त नफरत है। ठीक है, मैं सख्त था, गुस्सेल था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता था, तुमसे मोहब्बत करता था। और तुमने क्या किया? सारे खानदान के नेक नामे पर धब्बा लगा दिया। तुम हाले, तुमने अपनी इज्जत और मोहब्बत मेरे दिल से खुद खत्म की है। अब यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपने भाई के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी फीस और इसकी पढ़ाई के अखराजात मैं देख लूंगा। वो मेरा भतीजा है। वह एहसान करने वाले अंदाज में कह रहे थे। इसी वक्त खुले दरवाजे से उमर हयात अंदर दाखिल हुआ था और वो दोनों एक साथ मुड़े थे। ओह, तो ये जनाब भी तशरीफ लाए हैं। मतलब ये सारा प्लान था। शर्म करो हाले, शर्म। इनके लहजे में तहजीक थी। हाले तो गोया बिफर ही गई थी। हर बार मैं ही क्यों शर्म करूं? आपने अपनी शर्म कहाँ बेच खाई है? हमारे एहसास छुपा लिए, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, मेरे बाप को अस्पताल में। उमर ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर अपना भारी हाथ रख दिया था। वो झटपटाने लगी थी, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। असल में ये सदमे में है, इनकी वजह से मैं माजरत करता हूँ। आप प्लीज इन बातों को दिल पर ना लीजिएगा। मैं इन्हें ले जाता हूँ। आप अपना काम करें प्लीज। महनूज हाले के मुंह पर हाथ रखे हुए कह रहा था। शम्स ने बस सर हिलाया था। उमर इसी तरह हाले को खींचते हुए बाहर ले गया था। वो उमर के बाजू पर नाखून मार रही थी, लेकिन इसको जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। लिफ्ट में आकर उमर ने इसको आजाद किया था। वो जख्मी शेरनी की तरह इस पर झपटी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाया? तुमने मुझे हाथ लगाया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। तुमने मुझे रोका? क्यों रोका? वो मुझे बेशर्म कह रहे थे, बेगैरत कह रहे थे। और तुम खुद क्या हो? मेरे बाप को अस्पताल में घुसकर मार दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मामले में दखल देने की? बोलो, किसने हक दिया तुम्हें? वो हलक के बल चिल्लाते हुए उमर पर चढ़ दौड़ी थी। उमर तंदुए इसको घूर रहा था। सदमा आपके दिमाग पर चढ़ गया है, इसीलिए इनके सामने ये सारी बकवास करने गई थी आप। क्या लगता है आपको? हाँ, वो शर्मिंदा होकर आपके कदमों में गिर जाएंगे, या फिर आपका हिस्सा मांगने पर फौरन से उठकर आपको हिस्सा दे देंगे? ये लगा था आपको? तो इसी वक्त आपका गला घोटकर आपको भी मार देते, आपकी लाश तक ना मिलती। परसों को यहाँ पे आज हसन को मार देते, आपकी माँ को मार देते। वो एक कत्ल कर चुके हैं, दूसरा कोई मसला नहीं इनके लिए। बदला लेंगी, इंतकाम लेंगी, आप इस तरह लेंगी? ये प्लान है आपका? वो सख्त गुस्से में था, इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। हाले के ऊपर जैसे किसी ने ठंडा बर्फ पानी डाल दिया हो, लेकिन बज़ाहिर गर्दन अकड़ाए रखी। तुम मेरे मामलात से दूर रहो उमर हयात, मैं जो चाहे करूं। तुम होते कौन हो मुझ पर हक जमाने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? बाप मेरा मरा है ना, तुम्हारा नहीं। तकलीफ मैं जानती हूँ, तुम नहीं। अगर मेरा भाई मरता तो मार दें, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगी। और तुम आइंदा मेरे मामला से दूर रहना। उंगली उठाकर इसको वार्न किया था। जज साहब की मौत आपसे ज्यादा मेरा मामला है, ये बात आपके जहन में आप बिठा ले। अगर आइंदा आपने मेरे मामला को खराब करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। हाले खामोश बैठने का कौन कह रहा है? आपको हर काम करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, आपको एक हिसाब से चलना होगा, वरना बाप तो मर ही गया, बाकी खानदान की लाशें भी जल्द मिल जाएंगी। कि इसका लहजा बुलंद नहीं था, इसके लहजे में काट सी थी, और इसकी आखिरी बात ने हाले के दिल पर बुरी तरह दुखाया था। इसके पास बोलने को कुछ नहीं था। वो अपनी जल्दबाजी की वजह से अपने खानदान को खोने जा रही थी, ये ख्याल ही जानलेवा था। इसी वक्त लिफ्ट खुली थी, वो ग्रैंड फ्लोर पर आ गए थे। हाले बहुत सी उम्मीदों के साथ ऊपर गई थी, लेकिन वापसी पे वो अपने खाली हाथ ले आई थी। वो बेखौफ गई थी वापसी, और अपने खानदान की मौत का खौफ साथ लाई थी। इसने जिस गम और डिप्रेशन को खींचकर खुद से अलग किया था, वो एक बार फिर एक चोर दरवाजे से इसके दिल में दाखिल हो गया था। अब की बार ज्यादा तेजी से, वो ज्यादा शिद्दत से हाले को लगा था जैसे वो अब कभी अपने खानदान के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। अगर कुछ किया तो वो इन्हें खो देगी। खानदान को खो देने का खौफ हर खौफ से बड़ा होता है। राज सुल्तान के कत्ल के एक हफ्ते बाद वो सुबह जरा खुशगवार सी तलो हुई थी, लेकिन बस कुछ ही लोगों के लिए।
अगर उमर के बंगले में आकर हाले के कमरे में झांको तो वो अपने बेड पर चित लेटी रो रही थी। 1 हफ्ते से इसी कमरे में बंद थी। हारून हर रोज आता और इसके दरवाजे पर ठहर कर चला जाता। हाले इसके सामने भी नहीं जाती थी। बख्श 1-2 बार आया था। वो हाले को कुछ सामान देकर गया था और एक मोबाइल भी। वो अब यहाँ तो रोती रहती, यहाँ भी मोबाइल में ना जाने किस किस को कॉल्स करती, क्या क्या पूछती। लेकिन जब भी कॉल बंद होती इसके चेहरे पर मायूसी ही होती। उमर की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रोज सुबह कहीं ना कहीं जाता और शाम को वापस आ जाता। अपने बाप की मौत को कबूल करने के बाद इसने गम को भी कबूल कर लिया था। अब यही गम इसकी जिंदगी था। इस वक्त दरवाजा एक हल्की सी दस्तक पर खुला था। चौखट में उमर खड़ा था। सफेद शर्ट के साथ नीली जीन्स पहने, इसके बाल आज भी माथे पर बिखरे थे। आंखों में संजीदगी के साथ गहरी उदासी भी थी। इसकी मौजूदगी महसूस करते हाले के जबड़े तन गए थे। आंखों के तासर यकदम बदले थे। इनमें गुस्सा, गम, नफरत बैक वक्त दराए थे। लिफ्ट वाले वाकये के बाद वो आज इसके सामने आया था। वो हाले के पास बेड पर आकर बैठ गया था। खिड़की की ब्लाइंड से आती रोशनी उमर के चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी शेव काफी दिनों की बड़ी हुई लगती थी। काफी देर खामोश रहने के बाद इसने बोलना शुरू किया था। आप कब तक खुद को इस तरह अजियत देती रहेंगी? आगे का कुछ सोचा है ना आपने? अपने बाप की जमीन, इनका हक, आपका हक, सब कुछ किस तरह वापिस लेना है? इंतकाम कैसे लेना है? क्या आपके पास कोई प्लान है? तो अपने अजली मध्यम लहजे में पूछ रहा था। इसकी आवाज सहरा के प्यासों को तासीर मिटाती थी। मैं आज जा रही हूँ तुम्हारे घर से। वो छत पर नजर जमाए मध्यम सा बोली थी। मैं ये तो नहीं कह रहा। और यहाँ से जाकर करेंगी क्या? कहाँ जाएंगी? जहन्नुम में चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे घर नहीं रुकूंगी। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे अजियत होती है। मेरे जख्म ताज़ा होते हैं। जी चाहता है तुम्हें जान से मार दूं। बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। मैं जाना चाहती हूँ। उमर भवे पीछे इसको देखेगा। तलाक तो मैं मर कर भी नहीं दूंगा। ये बात अपने खुराफाती जहन में बिठा ले। मैं जज साहब से वादा कर चुका हूँ। उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आप चाहे तब भी नहीं, और अगर खुद चाहूँ तब भी नहीं। इसका लहजा हतमी था। हाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह लेटी रही। उमर सियासियत से इसको देखता रहा। आप खुद को क्यों अजियत दे रही हैं? मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। आप क्या बनती जा रही हैं? ये हाले सुल्तान नहीं है। वो जो कभी किसी मुसीबत से डरती नहीं थी, जो निडर थी, जो बहादुर थी, जो अपने साथ बुरा करने वालों को कब्र तक नहीं छोड़ती थी, वो हाले नहीं है। ये आपको क्या हो गया है? अपना इंतकाम क्यों नहीं ले रही हैं आप? इस तरह तो सबसे पहला बदला तुमसे लेना चाहिए उमर। तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, इन सब का हिसाब देना तो दूर, तुम तो अपना गुनाह तक नहीं मानते। तुम्हें घिन नहीं आती खुद से? मेरा बाप मरते वक्त भी तुम्हें पुकार रहा था। वो मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहता है उमर के साथ रहो। मैं नहीं जानती इनका तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक था, लेकिन जो भी था बहुत गहरा था, बहुत मजबूत था। आज तक मुझे लगा था वो सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं, लेकिन नहीं, तुम तो शुरू से मेरे रकीब हो। मेरे बाप की मोहब्बत में तुम्हारा हिस्सा। जानते हो इतने दिनों में कितनी बार तुम्हारी जान लेने का सोचा है? वो इससे पूछ रही थी। उमर खामोश रहा। जब जब मेरा दिल धड़कता है तब, लेकिन मैं क्यों कुछ नहीं कर पाती? क्यों? क्योंकि मुझे हर बार मेरे बाप की आवाज सुनाई देती है, उमर को बुलाओ, उमर को मत छोड़ना। इनका तुम्हें बुलाने मेरे दिल को मार गया है, मुझे बेबस कर गया है। मैं इस इंसान को कैसे मार दूं जिसको आखिरी वक्त में मेरे बाबा ने पुकारा, जिसको बाबा ने अपना प्रोटेक्टर समझा। मैं तुम्हें नहीं मार सकती उमर, क्योंकि अभी मेरा गम ताज़ा है। लेकिन जिस दिन मेरा गम जरा देर को मुझे भूला, इसी दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। और मैं नहीं चाहती वो दिन कभी आए। मैं कयामत के दिन अपने बाप के सामने सर झुकाए नहीं रखना चाहती। मैं इनकी आखिरी पुकार को रायगा नहीं जाने दे सकती। तुम्हारे लिए बेहतर है मुझे तलाक दे दो, ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। इसका लहजा हमवार था। और आपका बदला, आपके बाप का कत्ल, सब माफ है? हाँ, वो तन्ही से बोला था। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं जल रहा? मुझे तकलीफ नहीं हो रही? मेरा दिल करता है मैं इनका गला दबा दूं, एक एक सड़क पर इनको घसीटूं, इनको गोलियां मारूं। क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? किससे बदला लूं? चचा से? बाप मर गया, अब वो मेरी माँ को भी मार देगा, वो मेरे भाई को मार देगा,
वो लोग ताकतवर हैं, मेरा भाई बहुत मासूम है, कम उम्र है, मैं इसको कैसे इन सब में घसीटूं? तुमने देखा नहीं इसने कैसे मेरे बाप को मार दिया? डॉक्टर, पुलिस, फुटेज सब कुछ बिक गया, खरीद लिया गया, चुप करवा दिया गया, डिलीट करवा दिया गया। और बिलफर्ज अगर मैं बदला लेने के लिए राजी भी हो जाऊं तो क्या करूंगी? मैं एक आम लड़की हूँ, ना मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ और ना मेरे पास ताल्लुकात है, ना सबूत, ना गवाह। ये एक वीडियो किस किस अदालत में लेकर फिरती रहूंगी? जो लोग मेरे बाप को अस्पताल में घुसकर मार सकते हैं वो इस वीडियो के लिए मुझे या मेरे भाई को भी मार सकते हैं। मेरा भाई इस घर में रहता है। एक मिनट से भी कम वक्त में मार देंगे। एक हफ्ते में मैंने सिर्फ गम नहीं मनाया, मैंने हर जगह चेक किया है, मैंने हर रास्ता देखा है। मेरे चाचा ने हमारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए हैं और अब मेरे पास कोई रकम नहीं है। बाबा के प्लॉट्स, बाबा का घर, इसके सारे कागजात मिसिंग है। मेरे पास जो वाहिद पैसा है वो मेरे बाप की पेंशन है। इतने पैसे तो केस की एक समात में लग जाते हैं। मेरे पास ताल्लुकात नहीं है, कौन मेरा साथ देगा? मैं अकेली हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अकेली कुछ कर नहीं सकती, करूंगी, इंतकाम या इंसाफ लूंगी, लेकिन पहले मैं हसन को इस मुल्क से बाहर भेजूंगी। इसके बाद खुद को मजबूत करूंगी, फिर मैं इन लोगों से इंतकाम लूंगी, क्योंकि अब मेरा मकसद बस यही है। लेकिन तब तक के लिए कोई जमीन नहीं चाहिए, मुझे कोई हक नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, मेरी माँ चाहिए, बस। वो अब भी छत को घूर रही थी। अपनी जमीन खैरात में दे देंगी? कैसी बुजदिली है ये? अपने हक से पीछे हटना बुजदिली होती है। अपना हक बगैर लड़े किसी को दे देना कायर लोगों का काम है। आप क्यों ऐसी बन रही हैं? जिस हाले को मैं जानता हूँ वो ऐसी नहीं थी। वो एक अनजान आदमी को आधी रात के वक्त अकेली अस्पताल ले गई थी। इस हाले ने इसको अपना खून दिया था। वो हाले बहादुर थी, बेखौफ निडर थी। ये हाले कमजोर क्यों है? क्या बनती जा रही हैं ये? आपने मेरे पैरों को झुलसा दिया, हालांकि आप तो किसी को तकलीफ में देख भी नहीं सकती थी। अब आपको किसी की तकलीफ देने में मजा आने लगा है। आपका दोस्त हर रोज आकर यहाँ सुबह से शाम तक खड़ा रहता है। धूप, गर्मी, बारिश क्या है जो वो बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन आप इसको देखना तक नहीं चाहती। आपका भाई वो कितना मासूम और कमसन है, इसको आपकी जरूरत है, लेकिन आपका तो अपना गम खत्म नहीं हो रहा। आप खुद को अजियत देते देते इसकी आदी होती जाएंगी। ठीक है, जब कोई अपना मर जाए तो सोग में रहो, गिल्ट में रहो, गम में रहो, मातम करो, लेकिन एक स्टेज रिकवरी का भी होना चाहिए ना। रिकवर करें हाले, ये बहुत जरूरी है। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, बाकी रह जाने वाले से मुंह नहीं मोड़ा जाता। मुझे सजा देना चाहती हैं, दे। कोई ऐसा सबूत मेरे मुंह पर लाकर मारे कि अगली सांस लेते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करूं मैं। ये आपके खाली खुली इल्जाम पे कोई यकीन नहीं करेगा। आपका बाप मर गया है, माँ मर जाए तो अपने लिए दुआ खुद करनी पड़ती है, बाप मर जाए तो अपना बाप खुद बनना पड़ता है। कहते हुए दिल 100 बार डूब कर उभरा था। अब अपना बाप खुद बने। जानती हैं बाप कौन होता है? वो धीमी लहजे में बोल रहा था। हाली लाशौरी तौर पर इसको सुने और देखे गई। वो जो सारी दुनिया से बेस्ट दे, जो अपना गम छुपाकर औलाद की खुशी मनाए, जो आपके लिए हमेशा बेहतरीन सोचे, किसी काम से रोके तो किसी पर फुल स्टॉप करे। माँ को देखा है, कभी औलाद की सच्ची झूठी हर बात पर यकीन कर लेती हैं, लेकिन बाप वो हर बात पर यकीन नहीं करता। इसको यकीन दिलाने के लिए सबूत लाने पड़ते हैं, जान मारनी पड़ती है। वो हर बात पे हाँ नहीं कह देता, इसे हाँ करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी झूठ तो कभी बहाने बनाने पड़ते हैं। वो आपसे सारा दिन लड़ेगा, डांटेगा, लेकिन दुनिया के सामने वो आपको डिफेंड करेगा। हर कोई आपका बाप नहीं बन सकता, बल्कि कोई भी आपका बाप नहीं बन सकता। इसके मरने के बाद बस आप खुद, सिर्फ आप अपने बाप होते हैं। आपकी माँ हर जगह बिना सोचे समझे आपके लिए लड़ने पहुंच जाती है, लेकिन आपका बाप वो पहले सारा मसला देखता है, फिर सोचता है, फिर सबूत या गवाह लाता है और फिर जाकर इन लोगों का गिरबान खींचता है जिन्होंने आपके साथ गलत किया। सबूत लाएं हाले, मेरे खिलाफ सबूत लाएं, फिर लड़े, सजा दें, गिरबान पकड़े। इसकी आवाज में नरमी थी। हाले उठकर बैठ गई थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम बेगुनाह हो? तुम्हारे पास भी तो बस अल्फाज हैं, तुम क्यों कोई सबूत नहीं देते? उमर चंद सानी इसको देखते रहा और फिर अपना मोबाइल उठाकर इस पर उंगलियां चलाने लगा। हाले सुल्तान, मेरे पास सबूत है।
ये मेरे घर के दाखिली दरवाजे की सीसीटीवी फुटेज है, ये देखें। इसने मोबाइल हाले के सामने किया था। हाले ना जाने क्यों बस इस वीडियो को देखे गई। उमर चलती वीडियो पर उंगली रख रख कर इसे बताता जा रहा था। ये देखें, यहाँ 9 बजे के 30 मिनट हुए हैं। ये आपके अगवा का वक्त है और मैं इस वक्त घर पर था। अपने दोस्त का कुछ सामान अपनी गाड़ी में रखवा रहा था। हाले स्क्रीन पर चलते मनाजिर देखे गई और अपनी गाड़ी से जरा फासले पर खड़ा था, फोन पे किसी से बात करता हुआ। अब इसने वीडियो जरा आगे की थी। ये 20 मिनट बाद की फुटेज है जिसमें उमर घर के अंदर जाता दिखाई दे रहा था। ये देखें, यहाँ मैं घर के अंदर चला गया था और उस्मान गाड़ी लेकर सुपरमार्केट गया था। वो स्क्रीन पे उंगली रखकर बता रहा था। हाले सांस रोके पलक झपके बगैर स्क्रीन को देखती रही। और ये आखिरी सबूत, ये देखिए, जब मेरी गाड़ी अंदर आई तो इसमें बस उस्मान ही था और मैं अंदर सो रहा था। इस बीच किसने आपको मेरी गाड़ी में डाला और किसने ये सब कुछ मुझ पर प्लांट किया, मैं नहीं जानता। आप बस एक बात का यकीन कर लें कि मैं आपका मुजरिम नहीं हूँ, और अगर हूँ तो आप मुझे सबूत दें। अगर मैं अपने गट्स हैं तो लाएं सबूत, वरना इस फुटेज की बिना पर दुनिया की कोई अदालत मुझे सजा नहीं दे सकती। हाले ने स्क्रीन से नजरें उठाकर इसको देखा था। इसके बाल बिखरे थे, हुलिया बेतरतीब था, आंखें सूजी हुई थी। जिस दिन मैं सबूत ले आई उमर, इस दिन क्या सजा दोगे खुद को? क्या तुम तब अपना गुनाह कबूल कर लोगे? क्या तब तुम्हारी गर्दन झुकेगी? बताओ, क्या ऐसा होगा कभी? वो इसकी आंखों में देखती पूछ रही थी। जिस दिन आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला, इस दिन आप मेरे साथ वो कीजिएगा कि सारी दुनिया देखे। मुझे जो सजा देंगी कबूल है, लेकिन इससे पहले खुद को खड़ा करें, दिमाग पर जोर दें, खुद को मजबूत करें। वो नरमी से बोला था। तुम मुझे तलाक दे दोगे? इसकी सुई अब भी एक ही जगह अटकी थी। उमर ने गहरी सांस भरी थी। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन 6 माह बाद। आप मुझे 6 माह तक वक्त दें, मैं आपको तलाक दे दूंगा। हसन की जान की गारंटी मैं देता हूँ। अगर वो किसी तभी मौत से मरा तो ये अल्लाह की मर्जी होगी, लेकिन हमारा कोई भी दुश्मन इसको मार नहीं सकता। ये आपको मैं कह रहा हूँ, उमर हयात कह रहा है। इस पर यकीन करें, क्योंकि आपको बाप मुझ पर यकीन करता था, सारी दुनिया से ज़्यादा यकीन। मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, ताल्लुकात मेरे इस्तेमाल होंगे, एक जगह में आपके साथ जाऊँगा। पहले हम इस आदमी को ढूंढेंगे जिसने आपको अगवा किया, इसके बाद यानी तुम खुद को ढूंढोगे। वह एहतजाजिया हंसी थी तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। पहले हम आपके मुजरिम ढूंढेंगे, इसके बाद हम आपका हक लेंगे। इन सब के लिए प्लान चाहिए, दिमाग का हाजिर होना चाहिए। तुमको साइड पे रखकर सोचना होगा। आप समझ रही हैं? तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करोगे? मैं तुम्हारी मदद, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे ताल्लुकात क्यों इस्तेमाल करूं? तुम कह रहे हो तुम मेरे साथ जाओगे, यानी तुम सारे सबूत मेरे साथ चलकर मिटाओगे। किस खुशी में करोगे? मुझ पे ये सारे एहसान? तुम मुझे पागल समझ रहे हो? तुम मुझे पैसे दोगे, मेरे साथ रहोगे, और एक दिन तुम्हें लगता है मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहने लग जाऊंगी। क्या प्लानिंग है? उमर, इसने तंजिया ताली बजाई थी। मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। आपको अपने लिए जो भी करना है खुद करना है। बाप आपका मरा है, मेरा नहीं। और अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठी रही तो आज बाप मरा है, कल भाई मारा जाएगा। आपका एक दिन खौफ में गुजरेगा। मैं यहाँ पर कोई एहसान नहीं कर रहा। इसने एक लफ्ज पर जोर दिया था। ना ही मैं आपको पागल बना रहा हूँ, मैं ये सब कुछ आपका एहसान उतारने के लिए कर रहा हूँ। इस रात आपने मेरी जान बचाई थी, अब मुझे मौका दें, मैं आपका खानदान बचाने में आपकी मदद करूँगा। अरे एहसान का बदला होता है, आप मुझसे अपने एहसान का बदला लें। मैं आपके साथ रहूँगा तो इसमें फ़ायदा सिर्फ आपका है। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ आप जानती हैं। मैं किन किन लोगों को जानता हूँ, मैं क्या कुछ करवा और मनवा सकता हूँ, आपको समझना चाहिए। मैं आपके लिए ज़रूरी हूँ, मेरा काम, मेरे ताल्लुक, सब कुछ आपके लिए ज़रूरी है। और रही बात सबूत मिटाने की, तो क्या आप इतनी बेवकूफ़ है कि खुद सबूत तक नहीं ला सकती? या फिर आप ये कह रही हैं मैं इतना जीनियस हूँ कि आपकी आंखों के सामने सबूत मिटा दूंगा या आपको डॉज दूंगा? बोले, मानती है मुझे जीनियस? वो चैलेंज कर रहा था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उमर के चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट आई थी। पहली बात, अगर सच कहूँ तो ये सब अपने लिए कर रहा हूँ। जैसा मेरे लिए मेरा खानदान थे, आप इनकी औलाद हैं।
انہوں نے آپ کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی. میں ان کی بات ان سے کیا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں. وہ مجھے اتنے ہی عزیز تھے جتنے آپ کو, یا پھر شاید اس سے بھی زیادہ. یہ بات مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. ان کی آخری ویڈیو آپ سن چکی ہوں گی. جس شخص کو آپ مرتے وقت پکارتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے عزیز ہوتا ہے. ان کے معاملے میں آپ سے اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں ہوں گی. دوسری بات, میں واقعی آپ کے احسان کے بدلے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا. میں آپ کا مجرم نہیں ہوں. یہ بات میں آخری دفعہ منہ سے کہہ رہا ہوں. اس کے بعد ثبوتوں کے ساتھ کہوں گا. اور میرا قصور صرف یہ ہے, میں اس رات سو گیا تھا. مجھے نہیں سونا چاہیے تھا. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. اور تیسری وجہ, عمر نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھی. تیسری وجہ آپ ہیں. میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا, لیکن اب مجھے لگتا ہے میں آپ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. ان 6 مہینوں میں خود کو اور اس تعلق کو چانس دینا چاہتا ہوں. یک طرفہ چانس. شاید یہ پاگل پن ہے, شاید بے وقوفی, لیکن کبھی کبھی کسی عزیز کو قریب رکھنے کے لیے پاگل یا بے وقوف بننا اچھا ہوتا ہے. ہاں نہیں, یکٹک کس کو دیکھے گئی بے تاثر نگاہوں کے ساتھ. اگر تم بے قصور نکلے, اگر تم بے گناہ نکلے, تب بھی عمر, تب بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. میں تم سے نفرت کرتی ہوں. تم زمزم سے دل کر بھی آ جاؤ, میں تب بھی تمہیں چھوڑ دوں گی. میرے دل میں نفرت کا بیج جڑ پکڑ چکا ہے. میری وراثت میں ہے. جس سے ایک بار نفرت ہو جائے, ہم سلطانز کے دل میں دوبارہ نہیں آ سکتا. جسے ہم دل سے نکال کر پھینک دیں, اسے بس پھینک ہی دیتے ہیں. میں اور تم کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے. میں تمہیں کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی. میں نے زندگی میں ایک ہی انسان سے نفرت کی ہے, اور وہ تم ہو. اگر اس کے باوجود میرے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو تو میں راضی ہوں. آج سے ہم پارٹنرز ہیں, ہم ٹیم ہیں, لیکن میں تم سے اپنا انتقام لوں گی, یاد رکھنا. میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا. ہم ٹیم ہیں, اوکے, لیکن میری ایک شرط ہے. آپ ان 6 ماہ میں ایک بار بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کریں گی. آپ کو میرے ساتھ اس گھر میں رہنا ہوگا. آپ کوئی بھی کام مجھے بتائے بغیر نہیں کریں گی. اگر آپ کو کوئی ثبوت, کوئی گواہ ملے گا تو آپ مجھے بتائیں گی. اگر منظور ہے تو آج رات 8 بجے میری اسٹڈی میں آ جائیے گا, ہم کام شروع کر دیں گے. وہ کہہ کر رکا نہیں تھا, لمبے لمبے ڈھک بھرتا چلا گیا تھا. حالے نے گہری سانس بھری تھی, آنکھوں میں کرچیاں سی بھر گئی تھی. اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا. وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی, اس کے ساتھ کام کرنے کا حوصلہ چاہیے تھا, ہمت چاہیے تھی, اسے اپنے دل کو مضبوط کرنا تھا. وہ ایک بار پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. جس کو دیکھ کر وہ قرب کی انتہا کو پہنچ جاتی تھی. وہ اس کے ساتھ کام کیسے کرے گی؟ بابا, یہ آپ مجھے کیسی آزمائش میں ڈال گئے ہیں. وہ ہولے سے بڑبڑائی تھی. اذیت تھی. سفیر کے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی اس وقت خاموش پڑی تھی. وہاں ایک واحد آواز بوتل سے گلاس میں شٹ کی آواز سے جاتی اس مشروب کی تھی, جسے وقتاً فوقتاً سفیر حلق میں اڈیل رہا تھا. دیوار گیر الماریوں میں رکھی صدیوں پرانی کتابیں کبھی افسوس تو کبھی غصے سے یہ منظر دیکھے جا رہی تھی. اسے آفس سے آئے کافی دیر ہو گئی تھی. آج کل اس کی یہی روٹین تھی, صبح آفس اور وہاں سے آتے ہی سیدھا اسٹڈی میں آ کر بیٹھنا, اور رات کو دیر تک اس کی واحد محبوبہ اس کی بوتل ہوتی تھی. اسی وقت اس کی اسٹڈی کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ کی آواز سے کھلتا چلا گیا. سفیر نے گردن موڑ کر دیکھا تھا. سامنے مہرما تھی, کاسنی رنگ کے لون کے سوٹ میں ملبوس. وہ اسی رنگ کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے 2 مگ تھے. اس چائے کے ٹرے کے شیشے کی چھوٹی سی میز پر رکھا تھا, اور ایک مگ اٹھا کر سفیر کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی. اس کی بری آنکھوں میں افسوس تھا. میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں, آپ کو بہت پسند ہے نا؟ اس کو تو ہٹائیں, کیوں اپنا دل جلا رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے بول رہی تھی. سفیر نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پر ڈالی تھی اور گلاس پہ اپنی گرفت مزید سخت کر دی تھی. میرے معاملات میں نہ بولا کرو مہر, وہ دشی سے کہہ کر ایک بار پھر سے گلاس کو منہ سے لگا گیا تھا. میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں, اسے پی کر تو دیکھیں. وہ ایک بار پھر مصر ہوئی تھی. کیا یہ چائے بالکل ویسی بنی ہے جیسی حالے بناتی تھی؟ اس کا لہجہ ایک دم بدل سا گیا تھا. اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں اب حسرت تھی. مہرما کو اپنا آپ وہاں فضول لگا. میں حالے جیسی چائے نہیں بنا سکتی سفیر. اس کا لہجہ اسپاٹ تھا. تو پھر پھینک دو اس کو, مجھے نہیں چاہیے. وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا. سفیر,
یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس سے سب آپ ہی کو تکلیف ہوگی. موو آن کریں, جو ہونا تھا ہو گیا. مہر نے اب بھی ہار نہیں مانی تھی. میں گلٹ سے موو آن کیسے کروں؟ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا تھا. کیسا گلٹ؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسی باتیں سوچ کر خود کو ہلکان کر رہے ہیں آپ؟ اس نے آنکھیں کھول لی تھی. اب وہ سہمی سی نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا. میں نے مجھ سے قتل ہو گیا ہے. میں نے وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا. میں نے بڑے پاپا کو مار دیا, مجھ سے قتل ہو گیا. مہر. اس نے مہر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے. اس کی آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے والی سختی مفقود تھی. اب وہ ڈرا ہوا تھا. تم بتاؤ نا, میں کیا کروں؟ کیا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسا کرو کہ میں سب ٹھیک کر دوں. میں ان سے بہت پیار کرتا تھا, مارنا نہیں چاہتا تھا. بس مجھ سے یہ ہو گیا. بلیو می, میں مارنا نہیں چاہتا تھا. ٹرسٹ می مہر, پلیز. مہر کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کیا ہے, کیا کیا ہے؟ وہ وقت بول پائی تھی. سفیر نے کچھ نہیں کہا. اس نے ہارے ہوئے انداز میں سر جھکا لیا. البتہ مہر کے ہاتھ اب بھی تھام رکھے تھے. آپ کا کوئی قصور نہیں سفیر. اس رات آپ غصے میں تھے, غم میں تھے. کہہ دیا آپ نے کچھ. آپ کی شادی ٹوٹ رہی تھی, آپ ٹراما سے گزر رہے تھے. ان سب کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرانا بند کر دیں. سفیر کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا. میں وہاں گیا تھا, میں اسپتال گیا تھا. جب مجھے کسی سے پتا چلا کہ بڑے پاپا نے حالے کا نکاح کروا دیا ہے تو مجھے بہت غصہ آ گیا. میں کنٹرول نہیں کر سکا اور پھر میں وہاں جا کر ان کو مار دیا. میں مارنا نہیں چاہتا تھا. آئی سوئر میں مارنا نہیں چاہتا تھا. یہ بس ہو گیا. میں کیا کروں مہر؟ اب میں کیا کروں؟ میں قاتل بن گیا ہوں. میں نے اپنے بڑے پاپا کو مار دیا. میں آفس جاتا ہوں تو مجھے ہر جگہ نظر آتے ہیں وہ. میں گھر آتا ہوں, حسن کو دیکھتا ہوں, تب وہ مجھے ملامت کرتے ہیں. راتوں کو نیند اڑ گئی ہے میری, ایک پل کے لیے چین نہیں آتا. حالانکہ بے وفائی کا غم اور میرے قاتل ہونے کا گلٹ یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. مہر, ان سب سے چھٹکارے کی ایک ہی راہ ہے. اس نے بوتل کی جانب اشارہ کیا تھا. میں جب اس کو پیتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں, ساری دنیا. اس کے بعد بس سکون ہوتا ہے. مجھ سے میرا سکون بھی چھیننا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی. مہرماں ہونکوں کی طرح اس کو دیکھے گئی. بٹا ہوا مرد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک قاتل بھی تھا. کیا اب بھی وہ اس سے محبت کرے گی؟ کیا اس کے ساتھ گزارا اب بھی ممکن ہے؟ اس نے دل سے پوچھا تھا. جواب ہاں میں آیا تھا. چہرماز پر بیٹھی حسینہ بیگم کی آنکھیں نم تھی. وہ نماز پڑھ چکی تھی, اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے. یا اللہ, آپ تو سب جانتے ہیں نا میں کتنی مجبور ہوں, کتنی بے بس ہوں. آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. میری بیٹی حالے, میرے اللہ سائیں اس کی حفاظت کرنا, اسے ہر برائی سے محفوظ رکھنا. ان کی ہچکی بند گئی تھی. اللہ پاک اس کو لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا. اس کی ماں نے اس کی نہیں سنی. لیکن بس آپ جانتے ہیں میں نے اسے کیوں بھیجا. یا اللہ, اگر وہ یہاں رہتی تو اذیت میں رہتی, خیر محفوظ رہتی. جو آدمی میرے سامنے میری بیٹی کو جانوروں کی طرح مار سکتا ہے وہ بعد میں اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا. یا اللہ, میں نے بس اپنی بیٹی کی بھلائی چاہی تھی. وہ لڑکا عمر, مجھے یقین ہے وہ حالے کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اللہ پاک نے, میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے درست فیصلہ کیا, لیکن اس فیصلے نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی. لیکن کوئی بات نہیں, بس وہ خوش رہے. اللہ, اس کی شکل بھلے ہی نگین پر چلی گئی ہے لیکن اس کا نصیب اس کے جیسا مت کرنا. اگر وہ یہاں رہتی تو سفیر فحاش بن جاتا اور میری حال ہے دوسری نگین. میں دوسری نگین کو نہیں دیکھ سکتی تھی. اللہ, میں اپنی بیٹی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی. جتنی محبت اس سے معراج کرتے تھے اتنی میں بھی کرتی ہوں. ہاں, معراج نے اس کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا, لیکن جب معراج سو جاتے تھے تب اس کے ساتھ راتوں میں جاگتی تھی. جب وہ بیمار ہوتی تھی تو اس کا سکون میری گود ہوتی تھی. یا اللہ, کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے پیار نہیں کرتی. میں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے. میں نے اس کو پیدا کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے. کوئی بھی باپ ماں نہیں بن سکتا. کوئی بھی انسان کسی کی ماں نہیں بن سکتا. میں اس کی ماں ہوں. کوئی میرے دل سے پوچھے میں نے کس طرح اپنی بیٹی کو پٹتے دیکھا ہے. انشاءاللہ اس کا نصیب اچھا کرنا. چاہے وہ مجھ سے نفرت کرے, میں ہمیشہ اس سے محبت کروں گی. اگر 100 بار ایسا موقع ملا تو میں 100 بار اس کو عمر جیسے مرد کے ساتھ بھیجوں گی, کیونکہ اس کی ماں میں ہوں. اور ماں سے زیادہ کوئی بھی آپ کا غم خور یا آپ کا محسن نہیں ہوتا.
मेरी बच्ची की हिफाजत करना अल्लाह। उन्होंने दुआ मांगकर चेहरे पर हाथ फेरा था। अब वो काफी पुरसुकून थी। बाथरूम में लगे दीवार की आईने के सामने खड़ी वो खुद को गौर से देख रही थी। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन वो अब तक यहीं थी। इसने सफेद रंग का सादा जोड़ा पहन रखा था, साथ हमरंग दुपट्टा। वो बार बार अपने मुंह पर पानी के छींटे मारती खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। यकायक इसकी आंखें नम हुई और वो वही वॉश बेसिन पर झुकी रोने लग गई। इसे अपना बाप शिद्दत से याद आ रहा था और वो वजह थी उमर। मेरे खुदाया, मैं कैसे इस आदमी के साथ काम करूं जिससे मेरी इज्जत दो कुड़ी की कर दी। मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई जय फरार भी नहीं है। इसको देखती हूँ तो मेरा दिल नफरत से भरने लगता है। इसको सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा डाला गया हो। इसकी मौजूदगी से मुझे कराहियत आती है। इससे नफरत करती हूँ। पानोज नीचे झुकी रोती जाती और वॉश बेसिन पर हाथ मार मार कर कही जाती, मुझे इतना मजबूर कर दिया है अल्लाह। मेरे बाप को मरने ना देते तो ये सब ना होता। क्या करूं, क्या करूं? अल्लाह, हेमन को बचाओ या फिर अपना मुजरिम ढूंढूं। अल्लाह, मेरे बाबा ने मुझे बोझ की तरह उमर के हवाले कर दिया। इसने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। मैंने इसको खून दिया था, इसको फिर भी शर्म नहीं आई। और मैं यहाँ से नहीं जा सकती अल्लाह। जब जब यहाँ से जाती हूँ मुझे मेरे बाबा की आवाज़ आती है, उमर को बुलाओ। ये आवाज़ मुझे हथौड़े की तरह लगती है। उन्होंने क्यों बुलाया इसको? क्यों? अल्लाह, मुझे सब्र देना, मुझे हिम्मत देना, इस शख्स को बर्दाश्त करने की हिम्मत, अपने ख़ानदान को जोड़ने की हिम्मत। प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, प्लीज़। इसने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया था। दीवार की आईने में अब इसका अक्स नजर आ रहा था। सुर्ख मतवारम आंखें, सुर्ख होती नाक, बिखरे बाल, मिल्क जैसा लिबास। क्या वो इस तरह काम करेगी? उन्हें इसे सबसे पहले अपनी हालत ठीक करनी थी, ये जरूरी था। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से बाहर आई तो इसने फिरोजी कमीज के साथ सफेद ट्राउजर पहन रखा था, साथ हमरंग दुपट्टा, बालों को जूड़े में बांध रखा था, जिससे निकलती दो लटें चेहरे पर झूल रही थी। इसी वक्त बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा, पक्ष दरवाजे पर खड़ा था। वो किरदार से कोई बात कर रहा था। इसके पास दो बड़े बड़े डिब्बे थे जिनको जमीन पर रखा हुआ था। हाली ने वहीं से इसको नीचे ठहरने का इशारा किया और खुद सीढ़ियां चढ़ती नीचे आ गई। अब वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, बख्श से कोई बात कर रही थी। सारा सामान ले आओ। वो नीचे बड़े डिब्बों को देखती पूछ रही थी। जी बीबी जी, मेहरबाजी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने कहा सामान कीमती है, लेकिन फिर हसन भाई आ गए और उन्होंने आपकी अलमारी से सारा सामान निकाल दिया। और आपको पता है उन्होंने कहा मैं सामान को रिक्शे में ना लेकर जाऊं। तो खुद आए थे वो ड्राइवर के साथ, बिल्कुल अभी गए हैं। इसे तफसीली जवाब की आदत थी। हालांकि आंखों में जख्मी सा तासुर आया था। वो अंदर क्यों नहीं आया? इससे मैंने इंतजार भी नहीं किया। वो कैसा है? इसके लहजे में बेकरारी थी। वो असल में इनको काम था, वरना वो ठहरते इंतजार करते। आपको बहुत याद करते हैं। आपको सच कह रहा हूँ मैं। पक्ष जब झूठ बोलता था तो वो आखिर में यही कहता था, सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अम्मा का ख्याल रखना। हाले ने बात बदल ली थी। वो खामोशी से खड़ा रहा। इसी वक्त हाले की नजर इसके पैरों पर रखे सफरी बैग पर पड़ी। क्या तुम गाँव जा रहे हो? इसके आबरू तफक्कर से सिकुड़े थे। बीबी, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता जिन्होंने मेरे मालिक पर हाथ उठाया और मेरी माँ को मेरा साथ ने रखा था। मेरे मालिक वो थे या फिर आप। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। अगर आपने मुझे वहाँ भेजा तो मैं गाँव चला जाऊँगा, लेकिन इस घर में कदम नहीं रखूँगा। वहाँ का खाना खाता हूँ तो अब गले में अटकता है। खुद को बेगैरत महसूस करता हूँ। या तो आप मुझे यहाँ रख लें या फिर मुझे गाँव जाने दें। इसने हनूस गर्दन झुका रखी थी। हाले इसको देखकर गहरा मुस्कुराई थी। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। वो बिला आखिर मान गई थी। बख्श की बांझें खिल गई थी। सच्ची बीबी जी? वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। ये लाइन्स याद करने में कितना वक्त लगा था तुम्हें? वो इसको बगौर देखती हुई पूछ रही थी। बख्श गड़बड़ा सा गया था। क्या मतलब? ये मेरी अपनी लाइन्स हैं। हाले ने समझने वाले अंदाज में आंखें घुमाई थी। तुम्हें पता है बख्श, ये जिस फिल्म के डायलॉग्स हैं वो फिल्म मैंने और हसन ने 7 बार देखी है। सो मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। तो क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? इसके अरमानों पर ओस पड़ गई थी। मैं अपनी बात से मुकरती नहीं हूँ, वो बोलकर मुड़ गई थी। दरवाजे पर रुककर चौकीदार को मुखातिब किया था। शानों से कहो इसे क्वार्टर में एक कमरा दे दे और याद रहे इसके कमरे में कोई ना रहे।
इसे पढ़ाई भी करनी होती है, ये सामान भी अंदर पहुंचा दो। वो तहक्कुम मगर नरमी से बोलती अंदर बढ़ गई थी। गली के कोने में गाड़ी के शीशे से झांकते हसन ने पुरसुकून होकर सीट पर टेक लगा ली थी। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा ले गया था। स्टडी का दरवाजा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुई तो इसे तीनों दीवारों पर बस रैक्स में सजी किताबें ही नजर आईं। एक दीवार मुख्तलिफ थी। इस दीवार पर पेंटिंग्स लगी थी। बाकी तीनों दीवारें जैसे हसरत से इसको देख रही थी। स्टडी काफी कुशादा थी। एंड बीच में एक लकड़ी की मेज रखी थी, इसके एक रॉकिंग चेयर और इससे जरा फासले पर 2 सिंगल सोफे, जिनके दरमियान में छोटी सी शीशे की गोल मेज हायल थी। उमर सिंगल सोफे पर लैपटॉप गोद में रखे बैठा था। हालांकि मौजूदगी महसूस करते हुए भी वो मुड़ा नहीं था। अब 15 मिनट लेट हैं। उमर, हयात का वक्त बहुत कीमती है, आइंदा ध्यान रखिएगा। वो लैपटॉप पर नजरें जो है संजीदगी से बोला था। मैंने कहा था मैं इन 6 माह में एक बार भी तलाक का मुतालबा नहीं करूंगी और मुझे यहाँ तुम्हारे घर में रहना होगा। मंजूर है? वो किताबों के रैक्स के करीब खड़ी एक किताब पर नजरें जमाए बोल रही थी। तुमने कहा मुझे अगर कोई सबूत, कोई गवाह, कोई क्लू मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे नहीं मंजूर। मैंने गर्दन मोड़कर इसको देखा था। यहाँ से इसका नीम रुख नजर आता था। वो पुरसुकून सी कह जा रही थी। तुमने कहा तुम्हें अपने ताल्लुक अपनी रकम मुझ पर खर्च करोगे क्योंकि मैंने तुम पर एहसान किया और अब तुम बदला उतारोगे। नहीं मंजूर, मैंने तुम पे एहसान इसलिए नहीं किया कि कभी बदला लूं। मैंने वो सब अल्लाह के लिए किया था और इसके लिए किए गए काम का बदला वो खुद देता है। और रही बात रकम की, तो वो झुकी थी। वो कॉटन में एक मरतूबा डिब्बे निकाले थे। वो शायद ज्वेलरी के डिब्बे थे, एक नीला और एक सुर्ख। इसने दोनों डिब्बे उमर के सामने रख दिए थे। उमर ने अचंभे से इन दोनों डब्बों को देखा था। इसमें क्या है और मुझे क्यों दिया है ये? वो हैरान था। इसमें मेरी ज्वेलरी है, मेरे डायमंड्स। मेरे पास इनकी रसीद नहीं है वरना मैं इनको बेचकर अपना काम करती। लेकिन खैर, तुम तो मेरे सो कॉल्ड शौहर हो ना, तुम्हें भला रसीदों की क्या जरूरत है ना? वो आंखें टपटपाती मासूमियत से पूछ रही थी। मैंने सुना है औरतें जिसके पास अपना जेवर रखती हैं इसको सबसे ज्यादा काबिल एतबार समझती हैं। तो क्या मैं अपने आप को भी यही समझूं? हाले ने तंजीम मुस्कुराहट के साथ इसे देखा था। तुम्हारे मुकाबले में गली से गुजरते किसी राकी पर भी एतबार कर सकती हूँ, लेकिन तुम पर नहीं। मेरे लिए तुम दुनिया के सबसे नाकाबिल एतबार आदमी हो। वो खुश्क लहजे में बोली थी। उमर की आंखों में रंज उतरा था। फिर क्यों दे रही है मुझे अपना कीमती जेवर? बकौल मिराज सुल्तान, आप मर सकती हैं लेकिन अपने डायमंड किसी को नहीं दे सकती। तो मुझ पर ये नवाजिश क्यों? क्योंकि तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो, सारी दुनिया के साथ फ्रॉड कर सकते हो, लेकिन मिराज सुल्तान के मामले में तुम मुखलिस हो। तुम चाहकर भी इनका गिफ्ट किया हुआ जेवर घुमा नहीं सकते, न इसके जरिए मुझे धोखा दे सकते हो। अब तुम इसकी हिफाजत मुझसे ज्यादा करोगे, मैं जानती हूँ। खैर, सलोन के बाहर वाली फुटेज दिखाओ मुझे। वो इसके साथ सोफे पर बैठी हुई बोली थी। उन्होंने खामोशी से 1-2 बटन दबाए थे और अब स्क्रीन पर सलोन से बाहर निकलती हाले की फुटेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में बैठती दिखाई दे रही थी। हाले पकौड़े की एक चीज को नोट करती गई। वैसे एक बात है, आपकी गाड़ी का रंग व्हाइट है और ये गाड़ी ऑफ व्हाइट। आप इसमें कैसे बैठ गई? क्या आपने कलर पर गौर नहीं किया? वो स्क्रीन को देखकर नॉर्मल लहजे में पूछ रहा था। हाले की गर्दन में गिरती सी उमड़ कर मद्दम हुई थी। तुम्हारी प्लानिंग इतनी शानदार थी कि मुझे किसी चीज पर गौर करने का मौका ही नहीं मिला। वो अपनी खफकत छुपाने को सारा इल्जाम इस पर डाल गई थी। उमर ने गहरी सांस भरी थी। अब अगले कई साल तक जो भी लड़की अगवा होगी इसका इल्जाम उन्होंने मुझ पर डालना है। आधा घंटा पीछे करो, वो इसे हुक्म दे रही थी। उन्होंने वीडियो रिवाइंड की थी। यह हमारा ड्राइवर गाड़ी के ऊपर कोई पार्सल का डब्बा लिए इसे कुछ खा रहा था। हाले के आबरू सिकड़े थे। जूम करो, वो इसी तरह स्क्रीन को बगौर देखते हुए कह रही थी। ये जो खा रहा है इसे पार्सल पर जूम करो। मैंने जूम किया था। चूंकि फुटेज HD थी सो पार्सल पर लिखा रेस्टोरेंट का नाम वाजिया था, पार्स फूड्स। ये रेस्टोरेंट मैं जानती हूँ। ये सलोन के आगे जहाँ गली खत्म होती है इससे जरा आगे ये रेस्टोरेंट है। यहाँ इस इलाके का सबसे बेहतरीन लजानिया मिलता है। वो अपनी ही धुन में बोलेगी। हमारे पास इस लजानिया से ज्यादा बड़े मसले हैं, अगर आप गौर फरमाएं। वो जलकर बोला था। हाले ने कहर-आलूदा नजर से इसको देखा था। इस रेस्टोरेंट में कोई भी मिडिल क्लास आदमी नहीं जाता। ये ड्राइवर इसके पास ये पार्सल है, मतलब ये वहाँ किसी से मिलने गया या फिर कोई इसके लिए खाना लाया। अब हम इस रेस्टोरेंट की फुटेज में ये देखेंगे कि कौन इसके लिए खाना लाया या फिर वह किससे मिलने इस रेस्टोरेंट में आया। वो संजीदगी से कह रही थी। उन्होंने सराहती नजरों से इसको देखा था।
वो इन मर्दों में से नहीं था जिनको अगर खुद से ज्यादा ज़हीन औरत मिल जाए तो इसको डिग्रेड करने लग जाए। मैं फुटेज के लिए कॉल करूंगा इनको। वो अपना मोबाइल उठाता कह रहा था, जरूरत नहीं है, ये लोग मुझे वैसे भी फुटेज दे देंगे। मैं इनकी फेवरेट और फर्स्ट कस्टमर हूँ, हर हफ्ते मैं यहाँ जाती थी। वो उठते हुए बोली थी। उमर ने सर हिला दिया था। गाड़ी निकालो, हम अभी चल रहे हैं। अभी इस वक्त? वो हैरान हुआ था। क्यों, क्या सुबह तक फ्रिज डिलीट करने का इरादा रखते हो? वो तंज से बोली थी। उमर के चेहरे का रंग बदला था। वो बगैर कुछ कहे उठ खड़ा हुआ था। एक मिनट, अपना फोन मुझे दो। हाले ने अपनी हथेली इसके आगे फैलाई थी। लेकिन क्यों? उसके लहजे में ताज्जुब था। क्योंकि मैं हाले सुल्तान, मैं तुम पर एतबार नहीं करती। मुझे क्या पता कि तुम यहाँ से रेस्टोरेंट जाते जाते अपने लोगों को भेजकर सारी फुटेज डिलीट करवा दो। इसलिए अपना मोबाइल मुझे दो। उमर चंद सानियत के देखता रहा और फिर मोबाइल इसकी हथेली पर रख दिया। वो इस औरत को ना नहीं कह सकता था, इसकी अपनी मजबूरी थी। वो दोनों जब गेट के बाहर निकले तो हारून सामने ही गाड़ी के बोनेट से टेक लगाए खड़ा नजर आया। हाले को देखकर वो तेज तेज कदम उठाता इसके करीब आया था। खिलाफे तवक्को हाले रुक गई थी। हाले मेरी बात तो सुन लो एक बार प्लीज, मैं इसके करीब खड़ा मल्तजी से कह रहा था। बोलो हारून शाहिद, क्या कहना चाहते हो? इसकी आवाज स्पॉट थी। मैं इतना महजब तो था ही कि वहां खड़ा ना रहता। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ सब कुछ। तुम एक बार मेरे साथ बैठ तो जाओ, मेरी सुनो, अपनी सुनाओ। हम दोनों को इसकी जरूरत है। हाले तुम्हें कुछ कहना है तो कहो हारून, मुझे अपनी सुनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने लिए खुद काफी हूँ और तुमसे कोई वजाहत नहीं चाहिए मुझे। जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ। इसका लहजा संजीदा था। हारून बेचैन हुआ था। मुझे माफ कर दो हाले, जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। मैंने वो सब कुछ तुमसे इंतकाम के लिए नहीं किया। मैं मजबूर था। मुझसे नाराज मत हो, हम दोनों दोस्त हैं, मुझे समझो। मुझे हालात का अंदाजा ही नहीं था। मैंने तुम्हें माफ किया हारून, हर चीज के लिए तुम आजाद हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि नाराज इनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। हमारा हर ताल्लुक तुम्हारी इस गवाही ने खत्म कर दिया था। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तुम मुझे वजाहत मत दो, मुझसे माफी मत मांगो। मैंने तुम्हारी वजह से जो कुछ भी झेला इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। पर अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे दुख से ज्यादा बड़े दुख हैं, तुम्हारे धोखे से बड़े धोखे हैं, तुम्हारे गम से ज्यादा बड़े गम हैं। तुम हारून, तुम अब मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। माफी चाहिए ना? जाओ, मैंने माफ किया। आइंदा मुझे यहाँ नजर मत आना प्लीज। तुम्हें देखकर मुझे तकलीफ होती है। और आखिरी बात, हम दोस्त थे, अब नहीं है। वो कहकर रुकी नहीं थी, गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। हारून शर्मसा खड़ा रह गया था। थोड़ी देर बाद जब वो बोला तो हाले दूर जा चुकी थी। तुम हमारी दोस्ती खत्म नहीं कर सकती हाले, ये हक तुम्हें नहीं है। इसने हाले से ज्यादा खुद को यकीन दिलाया था। छोटी कमाइयां आपको अपनी ही नजर में गिरा देती हैं। आज हारून शाहिद को अंदाजा हुआ था। रेस्टोरेंट की बिलाई मंजिल की एक टेबल पर इस वक्त हाले सुल्तान और उमर बैठे थे। रेस्टोरेंट जदीद और कदीम तर्ज के मुश्तरका कॉम्बिनेशन में बनाया गया था। ईंटों वाली रंगीन दीवारों पर आवेजा चंगेर जहां कदीम लुक देते थे, तो जदीद तर्ज के स्टाइल पर बने मेज और कुर्सियां छत से लटके फानूस जैसे किसी अमेरिकन रेस्टोरेंट की सैर करवाते थे। ये रेस्टोरेंट हर आने वाले को अपनी ट्रांस में ले लेता था, लेकिन हाले के लिए यह मंजर नया नहीं था, सो उसने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। इसने हाथ के इशारे से एक वेटर को पास बुलाया था। 25-26 साल वेटर मुअद्दब सा ऑर्डर नोट करवाने खड़ा हुआ था। हाले ने हाथ झुलाकर मना किया था। मुझे मैनेजर से बात करनी है। कहाँ है वो? इसने जाकर को हाले सुल्तान आई है, कुछ बात करनी है जरूरी, वो हल्की आवाज में कह रही थी। आसपास बैठे लोगों के टेबल से छुरी और कांटों की आवाज आती थी। बस मंजिल में कोई सिंगर गाना भी गा रहा था, हल्की मध्यम आवाज, सॉफ्ट सा म्यूजिक। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, जब एक खुश शक्ल से आदमी ने हाले को देखकर हाथ हिलाया था और वह दिल से मुस्कुराया था। हाले ने वेटर को जाने का इशारा किया था। जवाबन हाले मुस्कुराई थी। उमर एक एक चीज को गौर से देख रहा था, जैसे आंखों से एक्सरे कर रहा हो। लॉन्ग टाइम मिस हाले सुल्तान, इस रेस्टोरेंट और इसके खानों ने आपको बहुत मिस किया है। वो अब मेज के करीब खड़ा खुशगवार लहजे में कह रहा था। शायद इसको मुस्कुराने की बहुत आदत थी। काश कि आपकी ये खुशामद मुझ पर कोई असर करती मैनेजर साहब, वो भी खुशगवार लहजे में बोली थी। अब के इस आदमी की मुस्कुराहट सिमटी थी, जैसे कुछ याद आया हो। आपके वालिद की वफात का सुना, बहुत दुख हुआ। मुझे मिद्दत इसकी फर्स्ट कजन थी, मिद्दत ने बताया था। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे।
आपके बारे में सुना, लेकिन खैर इट्स सो पर्सनल, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, वो शाइस्तगी से कह रहा था। हालांकि आंखों में कर्कनाक सा तासुर उभरा था, लेकिन बज़ाहिर नॉर्मल रही। वो बस यहाँ देख रहा था, वो शायद बोर हो रहा था। आमीन, वो बस इतना ही बोल सकी थी। अपने वालिदैन की मौत का जिक्र करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, खालिद ने एतराफ़ किया था। खैर मैं एक काम से आई थी शहाब, असल में मुझे आपके रेस्टोरेंट की एक फुटेज चाहिए। आई होप आप मना नहीं करेंगे। वो सीधा मुद्दे पर आई थी। अच्छा, मुझे लगा आप हमारी किसी डिश को वर्ल्ड फेमस करवाने आई हैं, और आज आपके साथ हारून भी नहीं आया। कहाँ है वो? वो हर बात में अपने मतलब की बात निकाल लेते थे। उमर गर्दन मोड़ कर इसको देखा था। वर्ल्ड फेमस डिश कैसे? इसने 4 लफ्जों पर मुश्तमिल जुमले में सवाल पूछा था। शहाब पूरा का पूरा उमर की तरफ मुड़ गया था। आप नहीं जानते? ओह, मैं आपको बताता हूँ। असल में हुआ ये कि जिस दिन हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, इस दिन हाले हमारे यहाँ फर्स्ट कस्टमर थी। तब इनके साथ हारून भी आए थे। सो हुआ ये, हमने इनको चिकन शाशलिक सर्व किया। उन्होंने खाया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने हमसे कहा कि हम इसमें प्याज की मिकदार ज़्यादा है, अगर हम कम कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा बन सकता है। लेकिन शेफ से ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर हर बार यही होता, लोग शाशलिक ऑर्डर करते लेकिन उनको टेस्ट पसंद नहीं आता। वो आदमी पूरी फीलिंग्स के साथ बता रहा था। इसके चेहरे के जाविये बताते थे कि वो कहानी में डूबा हुआ है। उमर बागौर सुन रहा था। इस तरह 1 महीना गुजरा, लेकिन हमारा शाशलिक किसी को पसंद ना आता। एंड फाइनल डे हमने रेसिपी चेंज कर दी, हमने प्याज कम कर दिए। एंड दैट गेस व्हाट, इसकी बांझें तक खिल गई थी। हमारा शाशलिक पूरे एरिया में मशहूर हो गया। उमर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, वो बस इस बतूनी आदमी को सुने जा रहा था। इस दिन के बाद हाले हमारी फेस पर कस्टमर हो गई। अब हम जो भी कोई नई डिश तारीफ करवाते हैं, इस हाले को सबसे पहले बुलाते हैं और इनको टेस्ट करवाते हैं। असल में हमारे रेस्टोरेंट के जो मालिक है ना, वो ज़रा वहमी से हैं। इनको लगता है कि हर रेस्टोरेंट हमारे लिए खुशबख्त है। यू नो, वो भी कुछ और भी कहता जब शहाब साहब फुटेज मिलेगी। शहाब साहब फुटेज मिलेगी? हाल इसके बाद काट कर एक लफ्ज़ पर जोर देती बोली थी। छी चलें, मैं आपको देता हूँ। आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ? वो उठते हुए बोला था, और वो दोनों भी इसके साथ ही उठे थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी रूम में बैठे थे। एक दीवार पर बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी। इसके सामने एक मेज पर दरमियाने साइज की 3-4 और स्क्रीन नस्ब थी। हाले और उमर इन्हीं दरमियान साइज की स्क्रीन के सामने कुर्सी पर बैठे थे। शहाब ने मतलूबा फुटेज दिखाई थी। पिछले आधे घंटे से वो दोनों यही फुटेज देख रहे थे, जिसमें वो ड्राइवर एक आदमी के साथ बैठा था, हाथ हिला हिला कर बात कर रहा था। इसके साथ बैठा आदमी 40 के लगभग था, सादा सी कमीज शलवार पहने। इस शख्स के चेहरे पर बरहमी थी। इस वक्त एक वेटर इनका पार्सल ले आया था। दोनों खामोश हो गए थे। इसके जाते ही 1-2 मजीद बातों के बाद वो दोनों उठ खड़े हुए थे। हाले भगोरी इस आदमी को देख रही थी, अलबत्ता उमर के तासुरात अब भी स्पॉट थे। आप इस आदमी को जानते हैं शहाब? हाले स्क्रीन को देखते हुए पूछे थी। मैं जानता हूँ, शहाब की बजाय उमर ने जवाब दिया था। ये 2 महीने पहले ही जेल से रहा हुआ है। इस पे स्मगलिंग का केस था। ये अब भी बेल पर रहा है। इस केस का इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद खान था। मैं इससे सारी डिटेल्स ले लूंगा। यहाँ पे और कुछ भी काम नहीं है, चलना चाहिए। वो उठ खड़ा हुआ था। हाले इसके साथ उठी थी। अचानक उमर के ज़हन में कुछ क्लिक हुआ था। वो वापस बैठ गया था। हाले ने चंबे से इसको देखा था। सर, कुछ और भी चाहिए क्या आपको? शहाब ने सवाल किया था। हाँ, आपके रेस्टोरेंट के बाहर की फुटेज, वहाँ से सारी सड़क की फुटेज आती होगी ना? आपने कैमरे तो लगाए हैं ना बाहर? ईमेल करो सारी फुटेज, वो उजलत में कह रहा था। हाले इसके कान के पास झुकी थी। ये मेरा केस है, इसमें तुम कुछ भी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। तुम्हें फुटेज चाहिए तो पहले मुझे बताना होगा। क्यों? वो खुश्क लहजे में कह रही थी। उमर ने इसकी तरफ देखा था। वो अपनी आवाज हल्की कर ली थी। जिस गाड़ी में आप अगवा हुई, वो गाड़ी इसी सैलून वाली गली में छोड़ी दी गई थी। वहां से आपको किसी और गाड़ी में ले जाया गया था, और वो गाड़ी सिर्फ एक ही जगह से गुजर सकती है, इस रेस्टोरेंट के सामने वाली सड़क से, क्योंकि इनके पास गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गली के आगे बंद है। अब हमें ये देखना होगा इस वाक्य के अगले 30 मिनट तक यहाँ से कौन कौन सी गाड़ियाँ गुजरी। इनकी डिटेल्स मैं निकलवा लूंगा, बस एक बार गाड़ी मिल जाए। वो इतने आराम से और इतनी हल्की आवाज में कह रहा था कि हाल के अलावा कोई सुन ना सके। और अगर वो गाड़ी 1-2 घंटे बाद गुजरी हुई हो, और आधे घंटे तक तो यहाँ से 100 गाड़ियाँ गुजरी होंगी, हम किस किस गाड़ी के मालिक के पास जाते रहेंगे? किस किस को ब्लेम करेंगे? वो गैर आरामदा थी। आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक ऐसी इन्वेस्टिगेटर है। इसे मैं सब गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भेजूंगा, लेकिन वो मुझे सिर्फ इन लोगों की प्रोफाइल भेजेगी जिन पर शक किया जा सके। वो अपने काम में माहिर है और मुझे इस पर बहुत एतबार है।
वो अब इसको देख नहीं रहा था, इसकी नजरें स्क्रीन पर जमी थी। इससे पहले सारी फुटेज देखी और फिर इसे अपनी ईमेल पर भेज दिया। अब वो कदर बेहतर नजर आता था। वो दोनों जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। शहाब के चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि इसे ये उमर हयात कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। वो बड़बड़ाते हुए बाहर चला गया था। गाड़ी में बैठी हाले खिड़की से बाहर देख रही थी। इसकी आंखों में एक उदासी सी थी। हर उनको देखकर दिल चाहा था इससे हर बात कह दे, लेकिन फिर अगले ही लम्हे जिसे दिल सख्त हो गया हो। इस वक्त भी वो इसके बारे में ही सोच रही थी। आधा शहर भी वो हारून के साथ जाती रही थी। क्या इतनी जल्दी वो इसका नाम अपने नाम के साथ से हटा सकती थी? कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ इसे हारून एक बार भी याद ना आए? रात सोची थी जो इसके दिमाग में थी। फिर एकदम से मिराज सुल्तान का ख्याल आया था। रूह तक जख्मी होने लगी थी। इसी वक्त उमर ने इसको मुखातिब कर लिया था। मेरा फोन मिल सकता है? मैं इस इन्वेस्टिगेटर से बात कर लूं? अभी इतनी देर नहीं हुई कि इसके घर चलते हैं। तुम क्या समझते हो मैं पागल हूँ? तुम्हारे हायर किए इन्वेस्टिगेटर पर यकीन कर लूंगी मैं? वो भी तुम्हारी ही तरह होगा, झूठा और फ्रॉड। जो तुमसे जुड़े लोगों पर भी एतबार नहीं है। अपना काम कर लूंगी मैं। वो स्पॉट लहजे में कहती कहकर चुप हो गई थी। वो पैसों और अपने काम के मामले में अपने बाप की भी नहीं मानती। अपना गलत काम पूरी ईमानदारी से करती है। अगर आप इसे सिर्फ 5,000 रुपया ज्यादा दें तो वो अपनी माँ की भी डिटेल्स भेज देगी। वो काम के मामले में रिश्तेदारियों की कायल नहीं है। मैं आपको इसीलिए इसका पता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ का हिस्सा हूँ, इस सिस्टम में सांस लेता हूँ। उससे बेहतर यहाँ के लोगों को आप नहीं जानती। अपनी नफरत को एक तरफ रखें और टीम बनकर सोचें। हाले ने जवाब दिए बगैर गाड़ी के शीशे नीचे कर लिए था। एसी के बावजूद घुटन सी हो रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद वो एक बार फिर बोली थी, जब इस दिन मैंने निकाह के लिए हाँ कहा था, क्या तब मेरे पापा खुश हुए थे? क्या उन्होंने इस बारे में तुमसे कुछ कहा? इसके लहजे में अनजाने से खदशे थे। उमर ने इसको देखा नहीं था, वो सामने देख रहा था। बहुत देर बाद हाले को इसकी आवाज सुनाई दी। वो बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपनी जिंदगी में दूसरी बार इतने खुश हुए हैं। उन्होंने वाकई मुझसे ये कहा था। पहली बार कब हुए थे? वो शायद कुछ और सुनना चाहती थी। जब आप पैदा हुई थी, वो हमसे लहजे में बोला था। आप क्यों पूछ रही हैं? इससे दोबारा सवाल किया था। हाले ने गर्दन मोड़ ली थी। काफी देर बाद वो जब बोली तो उमर को इसकी आवाज गीली सी लगी। मैं अपने गिल्ड को खत्म करना चाहती हूँ, वरना ये मुझे खत्म कर देगा। मैं आखिरी बार अपने बाप के गले नहीं लगी। ये बात मेरा दिल चीरती है हर रोज। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे जिस्म पर तेजाब फेंक दिया हो। बिल्कुल वैसी जलन, वैसी अजियत होती है। ऐसे मुझे एक मरहम चाहिए जिसे मैं अपने दिल पर रखूं। कोई ऐसी बात जिसने आखिर में मेरे बाप को खुशी दी हो। लेकिन अफसोस जिस बात ने इनको खुशी दी वो मेरा सबसे बड़ा गम है। वह हनूस बाहर देखती बोल रही थी। उमर ने गर्दन मोड़कर इसको देखते हुए बोलना शुरू किया। कोई भी गिल्ट कभी दिल से हमेशा के लिए नहीं निकाला जा सकता। वो दिल के अंदर कहीं ना कहीं रहता है। कभी अपने दोस्त से झगड़े का गिल्ट, कभी महबूब की बात ना मानने का गिल्ट, कभी अपने मरे हुए माँ बाप को किसी ना मानी गई बात का, किसी अधूरी रही ख्वाहिश का गिल्ट, इनकी खिदमत ना करने का गिल्ट, इनसे लड़ने या ऊंची आवाज में बात करने का गिल्ट। यकीन माने ये गिल्ट दुनिया के हर गिल्ट से भरा होता है। बात फिर वही है, हम इसको निकाल नहीं सकते कुछ भी करके। हमें कभी कभी इसको डील करना पड़ता है। आपको पता है गिल्ट को डील कैसे करते हैं? हाली जब अगौर इसकी बात सुन रही थी, इसका सर बेख्तियार नफी में हिला। गिल्ट को डील करने के लिए एक ही तरीका है, वही काम, गलती दोबारा ना करें, दोहराना, बस यही करना होता है। अगर दोस्त से बिना बात झगड़े हैं तो अगली बार ऐसा ना करने का अहद, माफी मांगकर या फिर दोबारा बात करने के ताल्लुक को बेहतर कर ले। अगर महबूब की कोई बात ना मानी गई, इसकी कोई शर्त पूरी नहीं की, इसकी नसीहत नहीं मानी, तो पहले सोचें कि आया वो सही था या नहीं। खुद को समझ नहीं आ रही, किससे बात करो, किससे शेयर कर लूं, और फिर अपनी इस्लाह करो, दोबारा वही अमल मत दोहराओ। और सड़क को देखते हुए कहे जा रहा था। अब आते हैं माँ बाप की हवाले से कोई गिल्ट। ये गिल्ट बहुत बड़ा होता है। अगर माँ या बाप से झगड़े या बदतमीजी का गिल्ट है तो आइंदा ऐसा ना करें, ना करने की कसम खा लो और वाकई ऐसा ना करो। इनसे मोहब्बत से बात करो, और अगर इनमें से कोई एक नहीं रहा तो दूसरे पेरेंट्स की वही बात मानकर अपने गिल्ट से डील करो। इस तरह गिल्ट खत्म नहीं होता, लेकिन आप मसरूफ हो जाएंगे एक अच्छे और मुस्बित काम में, और इस गिल्ट को आपको हमला होने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया तो आप इसकी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो,
अब आप खुद पर काम कर रहे हो, अब खुद को बेहतर बना रहे हो, आप वही गलती दोबारा नहीं कर रहे, तो अभी इसे कोई हक नहीं पहुंचता। वो तुम्हें खत्म करे। इसे अगर रहना है तो दिल के किसी कोने में पड़ा सिसकता रहे, लेकिन आपको हर्ट ना करे। वो बोलकर खामोश हो गया था, एक तिलस्म सा जो छनाके से टूटा था। हाले बस इसको देख कर रह गई। तुम्हारा बाबा से क्या ताल्लुक था? हाले ने काफी देर बाद एक फिर सवाल किया था। मालूम करे। वो सड़क पर नजरें जमाए के आ रहा था। हर चीज थाली में पेश होकर नहीं मिलती, आपको खुद ढूंढने, मालूम करें, जान लगाएं। कुछ सवालात के जवाब पूछे नहीं जाते, ढूंढे जाते हैं। ये भी एक ऐसा ही सवाल है। हाले ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इससे पूछना चाहती थी कि वो इस कहानी का विक्टिम कैसे है, लेकिन नहीं पूछ सकी। वो इसे क्या कहती कि इसके बाप ने ख्वाब में आकर ये सब बताया है, या फिर ये कहती इसे ये भी याद नहीं कि वो ख्वाब था यहाँ पे। नहीं, इसकी बात का कोई लॉजिक नहीं था। वो खामोश रही। उमर भी खामोशी से ड्राइव करता रहा। बाहर आसमान स्याह से स्याह तर होता गया। सुल्तान मंजिल के वीरानी कब्रिस्तानों के सन्नाटे को मात देती थी। फरवा और महर लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठी कॉफी पी रही थी। रात कतरा कतरा पिघल रही थी। शम्स सुल्तान और सफीर अब तक घर नहीं आए थे। यूसुफ सुल्तान थोड़ी देर पहले ही सोए थे। इस वक्त कुर्सी पर महरमा दूर आसमान को तरीक होता देख रही थी। तुम्हें पता है महर, मैं कितनी खुश हूँ? फरवा की तमन्नानियत भरी आवाज इसके समातों से टकराई। क्यों? महर की आवाज बोझल थी। मेरे पास अब सब कुछ है। तुम मेरी बहू बन गई हो। मेरे शोहर को इसका ख्वाब मिल गया। इस घर से नगीन की कार्बन कॉपी निकल गई। जैसा मैंने चाहा था सब वैसा ही हुआ। आलमे रुआ में कई रूहों को सुकून नसीब हुआ होगा। वो आंखें मूंदे पुरसुकून कह रही थी। मेरी बहन के बारे में इस तरह मत बोले। मैंने इनको टोका था। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं वो लड़के के साथ कैसा सलूक करता होगा, और इसे पैसे तक नहीं देता। आज इसने अपनी सारी ज्वेलरी मंगवाई है मुझसे। अल्लाह जाने किस हाल में होगी, क्या जरूरत पेश आई होगी इसे। वो आसमान को देखती बोल रही थी। फरवा ने नहुसे से सर झटका था। मेरी बला से भाड़ में जाए। सफीर ड्रिंक करने लगे हैं मोमानी। मुझे नहीं समझ आ रही इनको कैसे रोकूं। वो बहुत अपसेट हैं। इनका दिल बुरी तरह टूटा है। मुझे नहीं लगता वो दोबारा इसे जोड़ पाऊंगी। महर ने बात बदली थी। फरवा के चेहरे का रंग बदला था। महर, तुम एक औरत हो, तुमसे एक मर्द काबू नहीं आ रहा। क्या तुम्हें ये सब भी मैं बताऊं? इसे मोहब्बत दो, अपना आदी बनाओ, वो खुद ही तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। तुम मेहनत करो, बगैर मेहनत के घर नहीं बनते। इसके लिए अगर हाले सुल्तान का लेजर वर्जन बनना पड़े तो बन जाओ। खैर ये बताओ बाबा जान का क्या सलूक है तुम्हारे साथ? महर दिल खोलकर मुस्कुराई थी। अब्बा अब्बा मेरे हैं मोमानी। इन सब क्राइसिस में एक बात अच्छी है जो अच्छी साबित हुई है। महरमा को यूसुफ सुल्तान मिल गए हैं। आपको पता है वो सारा सारा दिन मुझसे बात करते हैं, मेरे हाथ से चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और तो और उन्होंने मेरा हाथ चूमा। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने मेरा हाथ चूमा। मुझे मेरा बाप मिल गया है, मुझे अब्बा मिल गए हैं। नेमत तो अल्लाह ने मुझे दी है, करम तो इसका मुझ पर हुआ है। आप क्या खुश होंगी जितनी मैं हूँ, और तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हूँ, क्योंकि इस दुनिया में फरवा से ज्यादा मोहब्बत तुम्हें कोई नहीं कर सकता। तुम मुझे सफीर से भी ज्यादा अजीज हो फरवा। सुल्तान तुम्हारे लिए मर भी सकती है और मार भी सकती है, याद रखना। वो इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए याद दहानी करवा रही थी। महर दूर आसमान को देखती मुस्कुरा रही थी। वो दोनों एक 3 मंजिला बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट के दरवाजे पर खड़े थे। उमर ने बेल बजाई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला था और एक 27-28 साल दुबली सी पतली लड़की दरवाजे पर नमूदार हुई थी। उमर उनको देखकर दिल से मुस्कुराई थी। इसकी रंगत सांवली थी, आंखें सुनहरी, बाल छोटे कटे हुए जो बमुश्किल गर्दन को ढांकते हुए थे। इसने ढीली सफेद शर्ट के साथ ट्राउजर पहन रखा था। वो पुरकशिश थी बहुत ज्यादा, इतनी कि अगर कोई इसको एक बार देखे तो दोबारा जरूर देखना चाहे। अल्फा, उमर, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वो नूरूठेपन से शिकवा कर रही थी। अल्फा इस भेड़िए को कहा जाता है जिस सफर के वक्त काफिले का सरदार होता है। उमर बगैर जवाब दिए अंदर दाखिल हो गया था। इसी वक्त इस लड़की की नजर हाले पर पड़ी थी। चूंकि वो उमर के पीछे खड़ी थी तो इसको नजर नहीं आई थी, जहाँ पर इसने देखना नहीं चाहा था। तुम भी आ जाओ, इसने अब हाले के अंदर बुला लिया था। अंदर आओ तो फ्लैट की सारी दीवारों पर जा बजा स्टिकी नोट्स लगे थे। फ्लैट की हालत अबतर थी। सोफे में रखे कुशन अब जमीन की जीनत बने पड़े थे। कॉफी के खाली मग, ऑर्डर्स किए हुए खाने के डिब्बे मेज पर पड़े थे। वो लड़की जितनी खूबसूरत थी इतनी ही फुहर थी। उमर ने नाप संदगी से अपनी तरफ से नजर दौड़ाई थी। वो लड़की अब भी चुपती नजरों से उमर को देख रही थी। मिस लैल सिकंदर, मैंने आधा घंटा पहले तुम्हें कॉल की थी।
अगर तुम चाहती तो घर साफ कर सकती थी। वो खाने के डिब्बे उठाता हुआ बोल रहा था। मुझे क्या पता था अल्फा, उमर अपनी जोजा के साथ तशरीफ ला रहे हैं, वरना जरूर घर के सारे घर को रगड़ रगड़ कर साफ करती। वो अब नीचे बड़े कुशन उठाती कह रही थी। हाले खामोशी से इन दोनों को देख रही थी। इसके पास बोलने को कुछ नहीं था। उमर बगैर कुछ के डिब्बों को कचरे में फेंक रहा आया था। आप यहाँ आकर बैठ जाइए, वो सिंगल सोफे की तरफ इशारा करता हाले से कह रहा था। वो बगैर कुछ कहे बैठ गई थी, खैर आरामदासी। चंद मिनट तक उमर और लैल चीजें समेटते रहे। अब लैल का फ्लैट जरा बैठने के काबिल हो गया था। उमर हाले के सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। लैला इसके साथ काउच पर बैठी थी। बीच में लकड़ी की मेज रखी हुई थी। ये मेरी बीवी है, हाले सुल्तान, उमर ने गला खंगार कर तारुफ करवाया था। हाले ने सुलग कर इसको देखा था। लैल अब गौर से इसको देख रही थी। साहिर, मैं जानती हूँ इसे रिपोर्टर्स को जो तारुफ करवाया था तुम्हारी बीवी ने, इसे कौन भूल सकता है। इसका लहजे में तंज नहीं था, इसका लहजा आम सा था। मैं यहाँ आपके पास एक काम के सिलसिले में आई हूँ। अगर हम मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने की बजाय वही बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाले इस सारे वक्त में वो पहली बार बोली थी। लैल सिकंदर ने जांचती नजरों से इसको देखा था। मैंने सोचा कुछ बातें पहले हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि काम के वक्त में कोई फजूल बात नहीं करती। लेकिन खैर, तुम जो चाहो बताओ, क्या काम है मुझसे? क्या मुझे ये मालूम करना है कि उमर ने तुम्हें अगवा कैसे किया था? वो हथेली थोड़ी थले जमाए हुए तो जसूस अंदाज में पूछ रही थी। उमर आपका दोस्त है, क्या आप इसके बारे में भी मालूमात देंगी? हाले जरा हैरान हुई थी। मेरे काम में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। अगर तुम कहो तो मैं अपने बाप की डिटेल्स भी दे दूंगी। और एक और बात, अल्फा उमर मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है। अगर तुम ना आती तब तक मैं इससे शादी कर चुकी होती, हाले को देखते हुए कह रही थी। उमर जो जताती नजरों से हाले को देख रहा था, लैल की आखिरी बात पर गड़बड़ा गया था। मेरी तरफ से अभी काजी बुलवा लें। ओके, सो मुझे कुछ गाड़ियों की डिटेल्स चाहिए और एक आदमी है, इस बारे में भी मालूमात चाहिए, लेकिन ज़रा जल्दी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरे पास फुटेज है, आपको भेज देती हूँ। ओके। हाले ने आखिरी में सवाल लिया नजरों से इसको देखा था। मैं गाड़ियों को नहीं, लोगों की इन्वेस्टिगेट करती हूँ, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन खैर, तुम्हारा ये काम मैं किसी और से करवा दूंगी, और जिस आदमी की डिटेल तुम्हें चाहिए कुछ दिनों तक मिल जाएंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस काम को जल्द से जल्द कर लूँ। ये तुम्हें मेरा फेवर होगा, वो सोच सोच कर कह रही थी। लेकिन मैं आपको फिर भी पे करूंगी। हाले मिसर हुई थी। लैल अपनी जगह से उठकर इसके सामने खड़ी हुई थी। हनी, मैंने कब कहा तुम्हारा काम फ्री में करूंगी? फेवर का मतलब ना, मैं तुम्हारा काम जल्दी करूंगी। पैसों के मामले में मैं अपने बाप को भी नहीं बख्शती। 1 घंटे का 3000 चार्ज करूंगी। मंजूर है तो डिटेल्स ईमेल कर दो। वो कहती किचन की तरफ बढ़ गई थी। ओके, मुझे मंजूर है, हाले ने पीछे से आवाज लगाई थी। उमर इन दोनों से बेनियाज अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। ईमेल एड्रेस लिखो। फिर वो वहीं से बोल रही थी। अपना एड्रेस लिखवाने के बाद थोड़ी देर बाद ही वो ट्रे में 3 मग लिए चाय चली आई थी। लैल के कॉफी पीते हुए हाले ने इसको फुटेज भेज दी थी। बाकी सारे मामला भी तय हो गए थे। तभी हाले उठ खड़ी थी। इसने कॉफी नहीं पी थी, इसका कप अनछुआ रखा था। उमर इसको देखकर उठा था। वो दोनों दरवाजे के बाहर थे। जब लैल ने उमर को कोहनी से पकड़कर रोक लिया था, हाले ने इसकी तरफ नहीं देखा था, वो आगे बढ़ गई थी। वो अब उमर की तरफ देख रही थी, जांचती, एक्सरे करती नजरें। इसको इन सब में क्यों घसीट रहे हो अल्फा? तुम्हें नहीं लगता ये इसका टाइप नहीं है? वो एक मगरूर एलियट क्लास की लड़की है। इसे फैशन और खानों तक रखो और इस माहौल में सर्वाइव नहीं कर सकेगी। इसके अंदर अब भी मासूमियत बाकी है, वो ये सब नहीं झेल सकेगी। इसकी आंखों में तफक्कुर था। उमर ने नरमी से अपनी कोहनी छुड़वाई थी। इसकी आंखों में देखा था और बोलना शुरू किया। जो औरत जिल्लत झेल लेती है वो फिर सब कुछ झेल सकती है। तुम्हें पता तो होगा, वो मिराज सुल्तान की बेटी है। उन्होंने आखिरी वक्त मुझसे कहा था वो अपनी बेटी को खुदा के बाद मेरे हवाले कर रहे हैं। तुम जानती हो इनका मतलब ये हरगिज नहीं था कि मैं इनकी बेटी को रोटी, कपड़ा और मकान ये सब कुछ दूं, या फिर इनको टिपिकल बीवी बनाकर रखूं। इनका मतलब मैं समझ गया था और अब मैं वही कर रहा हूँ। तो मुझे करने दो, इनको अपने पैरों पर खड़ा होने दो। मासूम तो तुम भी थी लैल, तुमने भी सरवाइव किया ना। इसका लहजा नरम था, जबकि लैल अब भी मतज़ब्बत थी। मैं यतीम थी उमर, मैंने अपने माँ बाप को देखा नहीं था। मेरे आगे के पीछे कोई नहीं था, मुझे अपने लिए खुद खड़ा होना था। वो झुंझलाई थी। बस फिर फिक्र मत करो, अब वो भी यतीम है और इसने अपने माँ बाप को देख रखा है। ऐसा यतीम ज्यादा खतरनाक होता है। तुम इसको छोड़ो, इसके लिए उम्र हयात है। अपना काम करो। ओके।
वो उसके दरवाजे पर छोड़कर आगे बढ़ गया था। रात के तकरीबन 12 बजे थे जब वो दोनों लैल के फ्लैट से निकलकर गाड़ी में आकर बैठे। खालिद ने आते ही शीशा खोल दिया था। इसने शाम में भी यही किया था। उमर ने नोट किया था लेकिन कुछ कहा नहीं था। आपको गर्मी लग रही है क्या? बिलाखिर इसने पूछ लिया था। तुम मुझसे सिर्फ काम के वक्त मुखातिब किया करो। मुझे तुम्हारी आवाज से कोफ्त होती है और मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक सिर्फ काम तक का है। आइंदा किसी के सामने मुझे अपनी बीवी मुतारिफ मत करवाना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो खिड़की से बाहर दौड़ती गाड़ियों को देखती रही थी। आपको सिर्फ मेरा ही कसूर क्यों लगता है? आपकी शादी सफीर से ना होकर, इसीलिए आपकी चची भी तो आपके अगवा में शामिल हो सकती हैं। मैं भला ऐसी कोई हरकत क्यों करूंगा? इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचे तो सही। तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। वो इसको देखकर कह रहा था, जब कोई लड़की सारे जहां में बदनाम हो जाती है, जब इसकी शादी टूट जाती है, जब इसकी मोहब्बत इससे छीन ली जाती है, इसके खानदान वाले इस पर डिसऑन कर देते हैं, इसका बाप इसकी शादी इसके मुजिम से करवा देता है, तो तस्वीर का कोई दूसरा रुख नहीं नजर नहीं आता। फिर चीज़ों में लॉजिक नजर नहीं आता। बस वो जो चीज़ नजर आती है वही हकीकत होती है। और मैंने खुद को तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे घर में देखा है, इसलिए मेरे लिए यही हकीकत है। तुम पे उमर, मैं तुम पर एतबार नहीं करती। सो अगर तुम चाहते हो मैं तुम पर एतबार करूं तो तुम्हें इसको कमाना होगा। तुम्हारा एतबार भीख में नहीं मिलता। तुम मेरे पास कोई ठोस सबूत लाओ, मैं कर लूंगी एतबार, मैं मान लूंगी तुम्हारी बात। अब भी वो बाहर देख रही थी, इसके लहजे में तपिश थी। आप अपने मामले में ना सही, जज साहब के मामले में तो मुझ पर एतबार कर सकती हैं। वो मिसर हुआ था। खालिद ने चेहरा इसके जानिब मोड़ लिया था। इसकी आंखों में सुर्खियां डोरियां थी। उमर ने बेख्तियार नजरें चुराई थी। इस दिन मेरे बाप के ऑफिस में मेरे चचा और मेरे बाप के कातिल को देखकर तुम्हारा खून नहीं खोला। तुमने इनसे माजरत की, तुम इनके सामने झुके उमर। इस दिन तुमने अपना रहा मुकाम भी खो दिया। एक जरा सा जो कहीं एतबार था ना, तुम मेरे बाप के साथ मुखलिस हो, तुम इसको भी खत्म कर दिया तुमने। इनसे मोहब्बत नहीं करते थे तुम, सही कह रहे थे। मरने वाला मेरा बाप था, तुम्हारा नहीं। इस दिन मैंने देख लिया। इसके लहजे में काट सी थी। उमर के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे, जैसे बहुत सा इश्तियाल अंदर दबा लिया हो। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी जज साहब से मोहब्बत को जज करें। इस दिन मिसाले, इस दिन शम्स को वहां देखकर मेरा खून भी खोला था। मेरा दिल भी किया था कि मैं चीखू चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, रोऊं या फिर शम्स को मार दूं। हाँ, ये आसान था। मैंने जब वो वीडियो देखी थी तब मैं आपकी तरह रो नहीं रहा था। मैं अपनी गन लोड करके सुल्तान मंजिल गया था। वो बोल रहा था और खालिद सुन रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा इस तरह तो वो एक ही बार मर जाएगा। ये मौत तो बस खुदा के इख्तियार में है। क्या होगा कि बच जाए? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं मार सकता था। मैं इसको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं 2 कदम पीछे हटा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भेड़िया हूँ और मैं भेड़िए की तरह शिकार करूंगा। 2 कदम पीछे होकर वार करूंगा। इसकी आंखों में जैसे चिंगारियां फूट रही थी। खालिद ने तासुर से इसको देखा था और अफसोस से सर को नफी में हिला दिया था। और वो फिर बोली थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ऐसे जानवर से खुद को मिलाते हो जिसका नाम हम तब लेते हैं जब किसी के साथ इंतहा का जुल्म हुआ होता है, जहाँ बेहिस्सी की दास्तान रकम होती है, जहाँ सफाकी और जहाँ बेजा बजा दहशत हो। वो एक खलीस जानवर है। तुम अशरफुल मखलूकात हो, खुद को एक जानवर से मिला रहे हो। इसकी आवाज़ में मलामत थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, फी मानिल्लाह।